हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं अपने YouTube चैनल जिसका नाम है विज्ञान हर घर बने पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अब ये YouTube चैनल आपका ही है, इसमें सिर्फ आपके लिए, आपके द्वारा, आपके लिए ही बनाए गए जो टॉपिक्स हैं वो मैं डालता रहता हूं, ठीक है, ताकि आप बच्चों को अच्छे से हर चीज़ समझ आ जाए। क्योंकि अब आपको पता है कोविड-19 के चलते हमारे स्कूल अभी बंद है और आपकी ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है, इसलिए डेडिकेटेड चैनल आपके लिए ही बनाया गया है। बच्चों, आपके अभी टर्मिनल फर्स्ट के एग्जामिनेशन भी सिर पे हैं, तो आप बच्चे जो है अच्छे से तैयारी करें। ये जो चैप्टर मैं करा रहा हूँ ये भी आपके टर्मिनल फर्स्ट में आएगा, तो इसलिए ध्यान से समझें और अच्छे से तैयारी करें। चलिए बच्चों, वीडियो शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार जो है हमारा पर्यावरण होता है, पर्यावरण में आहार के आधार पर कितने प्रकार के जीव होते हैं, आहार वेब यानी आहार जाल, आहार श्रृंखला क्या होती है। अब हमने देखना है आहार श्रृंखला और आहार जाल में क्या अंतर होता है, यानी व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फूड चेन एंड फूड वेब। तो बच्चों, आहार श्रृंखला मैंने पहले बताई क्या होती है। इसमें कई पोषक स्तर एक के जीव मिलकर एक श्रृंखला बनाते हैं, ठीक है। दूसरे, इसमें ऊर्जा का प्रभाव एक दिशा रेखीय होता है, यानी एक दिशा में ही ऊर्जा का प्रभाव होता है। और आहार श्रृंखला सामान्यतः 3 या 4 चरण में होती है। परंतु आहार जाल क्या होता है, इसके विपरीत। आहार जाल में क्या होता है, कई आहार श्रृंखलाएं एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। इसके अंदर ऊर्जा का प्रभाव शाखान्वित होता है, बहुत सारी दिशाओं में होता है। यह एक जाल की तरह होता है जिसमें कई चरण होते हैं। ये आपने अच्छी तरह समझ लिया है। तो ये था आहार श्रृंखला और आहार जाल में अंतर। अब बच्चों, सूर्य से जो ऊर्जा मिलती है वो कितनी होती है। अब ऊर्जा के बारे में देख लेते हैं किस प्रकार प्राप्त होती है। तो सूर्य से प्राप्त ऊर्जा, देखिए, एक जो स्थलीय परितंत्र होता है, जो हमारा एक अर्थ का जो इकोसिस्टम होता है, उसमें हरे पेड़ पौधों की पत्तियां द्वारा प्राप्त होने वाली जो सौर ऊर्जा होती है ना, सूर्य की ऊर्जा का लगभग कितना परसेंट होता है, सिर्फ 1% भाग जो ही खाद्य ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होता है। यानी जो हरे पेड़ पौधे हैं, जितनी आपकी जो सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करते हैं ना, उसका लगभग 1% भाग ही खाद्य ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। उसके बाद बच्चों, ऊर्जा प्रवाह का 10% का नियम जो मैंने आपको ऊपर बताया था, वो नियम ये है। यानी ऊर्जा प्रभाव का 10% का नियम, ये जरूरी है, ध्यान रखना आपने। क्या बोलता है ये नियम, एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में केवल 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, जबकि 90% ऊर्जा वर्तमान पोषी स्तर में जैव क्रियाओं में उपयोग हो जाती है। इससे ही ऊर्जा प्रभाव का 10% नियम कहते हैं। तो ऊर्जा प्रभाव का 10% नियम समझा गया आपको। एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में ऊर्जा केवल 10% जाती है, बाकी 90% ऊर्जा जो है वर्तमान जो पोषी स्तर होता है उसमें विभिन्न प्रकार की जैव क्रियाओं में यूज हो जाती है। तो इसे हम ऊर्जा के प्रभाव का 10% का नियम कहते हैं। उदाहरण के लिए, विभिन्न पोषी स्तर जैसे आपका उत्पादक है, फिर उसके बाद वो प्राथमिक उपभोक्ता को जाता है, प्राथमिक उपभोक्ता उसको द्वितीय उपभोक्ता में जाता है, और द्वितीय उपभोक्ता से फिर तृतीय उपभोक्ता में। तो जो इसके अंदर ऊर्जा है वह बहुत, जैसे 100% है तो यहाँ तक पहुँचते 10% ही पहुँचेगी, बाकी यहीं पे यूटिलाइज हो जाएगी इनमें भागों में। तो हम इसको बोलते हैं ऊर्जा का 10% नियम प्रवाह का। अब माना कि यदि उत्पादकों में सूर्य से प्राप्त ऊर्जा जो 1% के रूप में 1000 जूल है। अब जो उत्पादक है बच्चों, जो मैंने आपको बताया, उसमें मान लीजिए सूर्य से जो ऊर्जा प्राप्त हुई वो लगभग 1% है, आपको पता ही है। तो 1% के रूप में 10,000 जूल है। तो ऊर्जा प्रवाह के 10% के नियम के अनुसार जो है क्या होगा, उत्पादक में 10,000 जूल है, प्राथमिक उपभोक्ता में यह 100 जूल रह जाएगी, जबकि उसके अगले उपभोक्ता यानी द्वितीय उपभोक्ता में यह 10% के हिसाब से 10 जूल ही रह जाएगी, और तृतीय उपभोक्ता यानी जो अंतिम उपभोक्ता है उसमें केवल 1 जूल ही ऊर्जा पहुंचती है। ये सूर्य की ऊर्जा है। तो सूर्य की ऊर्जा जो बच्चों उत्पादक होता है उसमें ही अधिकतर ऊर्जा खर्च हो जाती है, तो अंतिम उपभोक्ता तक बहुत कम ऊर्जा पहुंचती है, ठीक है। अब इसको इस तरह समझते हैं, उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता। यानी उत्पादक हुआ आपका 1000 जूल का 10% बचता है आपका प्राथमिक उपभोक्ता में, यानी 100 जूल। अब 100 जूल का 10% बचेगा आपका तृतीय उपभोक्ता में, यानी 10 जूल। फिर जो आपका अंतिम उपभोक्ता उसका 10 जूल का 1% यानी 1 जूल ही बचेगा। तो इस प्रकार जो है ये है आपका ऊर्जा प्रवाह का 10% का नियम। ये मुझे उम्मीद है बच्चों आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। इसके आगे देखते हैं, आहार श्रृंखला के 3 या 4 चरण होने के कारण क्या है। अब इसके क्या कारण है कि आहार श्रृंखला में 3 या 4 चरण होते हैं। तो बच्चों, उपभोक्ता के अगले स्तर के लिए ऊर्जा की
बहुत सी कम मात्रा उपलब्ध हो पाती है। अतः आहार श्रृंखला में क्या होता है, सामान्यतः 3 या 4 चरण ही होते हैं। प्रत्येक चरण का ऊर्जा प्रभाव इतना ह्रास होता है कि चौथे पोषी स्तर तक उपभोग की ऊर्जा कम हो जाती है। आहार श्रृंखला में इसीलिए आपका 1 से अधिक चरण होते हैं। तो बच्चों इस प्रकार जो है आहार श्रृंखला में 3 या 4 चरण हो सकते हैं। इसके बाद आता है आपका आहार श्रृंखला में ऊर्जा प्रवाह चक्रीय नहीं रेखीय होता है। आपको पता ही है आहार वेब में, आहार जाल में तो आपका ऊर्जा प्रवाह चक्रीय होता है, लेकिन आहार श्रृंखला में रेखीय होता है। क्यों होता है इसका कारण देख लेते हैं। क्योंकि देखिए ऊर्जा का प्रवाह एक दिशिक अथवा एक ही दिशा में होता है आहार श्रृंखला में, अर्थात एक रेखीय होता है। क्योंकि इसमें क्या होता है, स्वपोषी होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, यानी पौधे होते हैं। वो क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश से ग्रहण की गई ऊर्जा को पुनः सौर ऊर्जा में नहीं बदलते हैं, तथा शाकाहारियों को स्थानांतरित की गई ऊर्जा पुनः स्वपोषी जीवों यानी पौधों की उपलब्ध नहीं होती है। ठीक है, यानी वापस नहीं आती है। जैसे ही यह विभिन्न पोषी स्तरों पर क्रमानुसार बदलती रहती है, तो इसलिए इसका फ्लो जो है सीधी रेखा में जाता रहता है। ठीक है, तो अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचते पहुंचते यह नाम मात्र ही रह जाती है, जो हमने अभी पीछे पढ़ा ऊर्जा प्रवाह का 10% नियम, तो जो पुनः और ऊर्जा के परिवर्तित नहीं हो सकती है। यानी देखिए आहार श्रृंखला में जो ऊर्जा का प्रभाव है वो रेखीय इसलिए होता है क्योंकि उपभोक्ता से जो प्रथम जो हमारा उत्पादक होता है, जो स्वयं होता है, पोषी होता है, वहाँ से ऊर्जा जो है प्रथम उपभोक्ता में सीधी जाएगी, फिर प्रथम उपभोक्ता से वापस नहीं आएगी, फिर प्रथम उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता में, द्वितीय से तृतीय में, यानी सीधी रेखा में ही जाएगी, वापस नहीं मुड़ के आती है। ठीक है, इसलिए यह सरल रेखीय होती है। उसके बाद आता है बच्चों आहार श्रृंखला में अपमार्जकों की क्या भूमिका है, यानी रोल ऑफ द डिकम्पोजर इन फूड चेन। व्हाट इज द रोल ऑफ डिकम्पोजर इन फूड चेन? देखिए जो डिकम्पोजर होते हैं वो सूक्ष्म जीव होते हैं जो उत्पादकों और उपभोक्ताओं के मृत शरीरों और नष्ट हुए शरीरों पर क्रिया करते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये जो डिकम्पोजर होते हैं, अपघटक होते हैं, ये इनको सरल अकार्बनिक यौगिकों में तोड़ देते हैं, फिर कुछ पदार्थों को अवशोषित करते हैं, बाकी को वातावरण में पुनः छोड़ देते हैं। ठीक है, या फिर भविष्य के लिए उत्पादकों द्वारा उपयोग करने के लिए छोड़ देते हैं। तो पर्यावरण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं हमारे डिकम्पोजर। तो इनके मुख्य रोल क्या है, ये क्या करते हैं, जैव अपशिष्टों का अपमार्जन करते हैं, उनको विघटित करते हैं और इन्हें सरल पदार्थों में बदल देते हैं। दूसरा, ये मिट्टी में कुछ पोषक तत्वों को स्थापित करते हैं और मृदा को उपजाऊ बनाते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद आता है आपका जैव आवर्धन। अब जैव आवर्धन क्या होता है, यानी बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, ये हमने पढ़ना है। तो जैव आवर्धन या बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या है, देखिए आहार श्रृंखला में जीव एक दूसरे का भक्षण करते हैं, ये आपको पता है। यानी आहार श्रृंखला में एक जीव दूसरे जीव को खाता है। तो इस प्रक्रिया में क्या होता है, कुछ हानिकारक केमिकल पदार्थ जो है आहार श्रृंखला के माध्यम से एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरित हो जाते हैं। इसे ही जैव आवर्धन कहते हैं। तो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या होता है, द ट्रांसफर ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस फ्रॉम वन कंज्यूमर टू अनदर कंज्यूमर और वन मेंबर ऑफ फूड चेन टू अनदर मेंबर इन अ फूड चेन इज कॉल्ड बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। ठीक है, आहार श्रृंखला में एक जीव का दूसरे जीव का भक्षण करते हुए जब कुछ जीव जो है रासायनिक पदार्थ जो है आहार श्रृंखला में एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरित हो जाते हैं, तो इसे ही जैव आवर्धन कहते हैं। ठीक है बच्चों, अन्य शब्दों में हम क्या बोलें, आहार श्रृंखला में हानिकारक पदार्थों का एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरण ही जैव आवर्धन कहलाता है। यानी जो हमें नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थ होते हैं, हानिकारक केमिकल्स पदार्थ होते हैं, वो एक जीव से दूसरे जीव में जाने को जैव आवर्धन कहते हैं। इसके बाद आता है हमारा पर्यावरण, यानी इसके अभ्यास। तो यहाँ तक बच्चों आपको मैंने पढ़ा दिया, चैप्टर आपका पूरा हो गया है और मुझे मैं आपको ये उम्मीद करता हूँ अच्छी तरह से आपको ये सारी चीज़ें समझाई होंगी। बिल्कुल मैंने आराम से आपको डिटेल में समझाया हुआ है और शॉर्ट नोट्स बना के मैंने आपको समझाया हुआ है, लेकिन इन नोट्स में भी मैंने जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो सारी कवर की हैं, आपको कोई भी चीज़ नहीं छोड़ी है। तो मुझे उम्मीद है ये नोट्स आपको अच्छे लगेंगे और आपको अच्छी तरह से समझाया होगा। तो चलिए बच्चों, अब बारी है इस चैप्टर के अभ्यास के प्रश्नोत्तर की, उनको देख लेते हैं हम। चलिए, पहला प्रश्न क्या बोलता है आपका, देखिए पहला प्रश्न बोलता है आपका, निम्न में से कौन कौन से समूहों में केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ हैं। अब जैव निम्नीकरण पदार्थ पहचाने आपने, देखिए घास है, पुष्प है और चमड़ा है। इसमें घास भी सड़ जाता है, पुष्प भी सड़ जाता है और चमड़ा
चमड़ा भी सड़ जाता है। दूसरा, घास है, लकड़ी है और प्लास्टिक है, तो ये तो नहीं है। तीसरा, फलों के छिलके, बेफक एवं नींबू का रस, तो ये भी हो जाता है। तीसरा है आपका केक, लकड़ी एवं घास, तो ये भी आपका हो जाता है। तो आपके इसमें से ए, सी और डी ये तीनों ही जैव निम्नीकरण के पदार्थ हैं। केवल बी नहीं है जिसमें प्लास्टिक है, क्योंकि प्लास्टिक जो है डिकम्पोज नहीं होता है। चलिए प्रश्न नंबर 2 की तरफ चलते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 2 क्या है? देखिए प्रश्न नंबर 2 देखिए आप। प्रश्न नंबर 2 बोलता है आपका, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? आहार श्रृंखला का निर्माण कौन करते हैं? घास, गेहूं, आम। घास, बकरी, मानव। बकरी, गाय तथा हाथी। घास, बकरी, मछली। तो बच्चों ए में कौन सा निर्माण करेगा आहार श्रृंखला का निर्माण? इसमें करेगा आपका बी, घास, बकरी तथा मानव, क्योंकि इसमें देखो सही तरीके से घास को गेहूं नहीं खाती है, आम भी नहीं खाता, ये भी गलत है आपका। और सी देखिए, गाय, बकरी है, बकरी को गाय तो नहीं खाती और ना ही हाथी, ये भी गलत है। और डी है आपका, घास को मछली खाती है, नहीं, खा लेती है पर मछली को बकरी खाती है, नहीं। तो इसमें सही है बी। बी में घास को बकरी खाती है, बकरी को मनुष्य खाते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए ये भी हो गया आपका। अब आता है बच्चों प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या बोलता है? निम्न में से कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं? यानी इनमें से किसका जो है पर्यावरण मित्र व्यवहार हम कहेंगे, यानी पर्यावरण हितैषी, एनवायरमेंट फ्रेंडली बिहेवियर। पहला है, बाजार जाते समय सामान के लिए कपड़े का थैला ले जाना, वेरी गुड, ये अच्छी बात है। दूसरा है, कार्य समाप्त हो जाने पर लाइट, बल्ब अथवा पंखे स्विच बंद करना, ये भी अच्छी बात है, वेरी गुड। तीसरा है, मां द्वारा स्कूटर से विद्यालय छोड़ने के बजाय तुम्हारा विद्यालय तक पैदल जाना, ये भी अच्छी बात है। और डी, उपरोक्त सभी। तो बच्चों इसमें डी उत्तर होगा, क्योंकि सारे ही जो ऊपर वाले हैं ये पर्यावरण हितैषी हैं। इन कार्यों से पर्यावरण को फायदा ही होता है, नुकसान नहीं होता, तो इसका उत्तर होगा डी। चलें अब प्रश्न नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 है बच्चों, क्या होगा यदि हम एक पोषी स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर दें, मार डालें? अब फूड चेन है बच्चों, उसमें एक पोषी स्तर है, अगर हम उसको मार दें तो क्या होगा? मान लीजिए आपका घास है, घास को हिरन खाता है, हिरन को शेर खाता है। अब हम यहाँ से हिरन हटा दें, हिरन को मार दें तो क्या होगा बताएं बच्चों? हिरन को हटा देते हैं तो क्या होगा? फिर घास बढ़ जाएगी बहुत ज़्यादा, घास को खाने वाला नहीं रहेगा, और शेर भी फिर हिरन की बजाय दूसरे जीवों को खाना शुरू कर देगा। तो इस प्रकार जो है डिसबैलेंस हो जाएगी हमारी फूड चेन। ठीक है, तो आहार श्रृंखला का प्रत्येक पोषी स्तर बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों। हम एक पोषी स्तर के जीवों को समाप्त कर दें तो अगले स्तर के जीवों को भोजन नहीं मिलता और वे भूखे मरेंगे तथा पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाता है। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रभाव खत्म हो जाएगा। तो ये इसका उत्तर रहेगा, बहुत बढ़िया। ठीक है, और मुझे उम्मीद है ये भी आपको अच्छी से समझ आया होगा। चलिए प्रश्न नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 5 क्या बोलता है? क्या किसी पोषी स्तर के सभी सदस्यों को हटाने का प्रभाव भिन्न भिन्न पोषी स्तरों के लिए अलग अलग होगा? क्या किसी पोषी स्तर के जीवों को पारितंत्र को प्रभावित किए बिना हटाना संभव है? तो ये तो हमने अभी देखा, इसका उत्तर होगा नहीं। ठीक है, यह प्रभाव भिन्न भिन्न बिल्कुल नहीं होगा, और किसी भी एक पोषी स्तर के जीवों को प्रभावित होने पर सभी स्तर के जीव एक समान रूप से प्रभावित होंगे। आपको पता ही है, अगर एक चीज़ को हटा दें तो वो आगे वाले जीव को भी और पीछे वाले जीव को दोनों को प्रभावित करती है, और ऊर्जा का प्रभाव भी रुक जाता है। ठीक है, तो इसके अतिरिक्त क्या होता है बच्चों? किसी भी पोषी स्तर में जीवों को हटाने से परितंत्र जो है बिगड़ जाता है। प्रत्येक पोषी स्तर अपने निचले एवं ऊपरी दोनों स्तरों को समान रूप से प्रभावित करता है। चलिए ये भी हो गया। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। प्रश्न नंबर 6 क्या बोलता है आपको? क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है जैव आवर्धन क्या है, यानी व्हाट इज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। क्या इकोसिस्टम या पारितंत्र के विभिन्न स्तरों पर जैविक आवर्धन या बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन का प्रभाव भिन्न भिन्न होगा? बिल्कुल। देखिए, आहार श्रृंखला में मैंने आपको बता दिया, जो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, जो रासायनिक अजैविक पदार्थ होते हैं, वो अत्यधिक मात्रा में इकट्ठे होते रहते हैं, और इसी को हम जैव आवर्धन कहते हैं। यानी एक जीव से दूसरे जीव में ट्रांसफर होते हैं, इसी को हम जैव आवर्धन कहते हैं। तो इसकी सर्वाधिक मात्रा जो है मानव में पाई जाती है। भिन्न भिन्न स्तरों का जैविक आवर्धन भी भिन्न भिन्न होगा, और यह मात्रा जो है स्तरों के हिसाब से और बढ़ती रहती है। तो देखिए, अब घास जो है वो खाता है हिरन, तो हिरन के अंदर जो है जो केमिकल पदार्थ हैं, जो अपघटित ना होने वाले जो है अजैविक पदार्थ हैं, वो थोड़े बहुत जाएंगे घास के जरिए। फिर
अब जो उसमें अंदर गया है, फिर उसने और भी घास खाई तो उसके अंदर इकट्ठे होते रहेंगे। उसको जब दूसरा जीव खाएगा, जैसे शेर खाता है हिरण को, तो हिरण के अंदर वो और ज़्यादा, शेर के अंदर और ज़्यादा जाएंगे। यानी जो हमारे आहार चेन का, फूड चेन का जो अंतिम उपभोक्ता है उसके अंदर सबसे ज़्यादा यह जाते हैं। प्रश्न नंबर 7 आता है बच्चों, हमारे द्वारा उत्पन्न किए गए अजैव निम्नीकरण कचरे यानी नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट से कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। ठीक है, द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट विच वी जनरेट काउजेज हाउ मच प्रॉब्लम्स और विच काइंड ऑफ प्रॉब्लम टू अस। तो इसका उत्तर क्या रहेगा, हमारे द्वारा उत्पादित, यानी जो हमने नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जनरेट किया, जैसे हमने क्या किया, टीवी का प्लास्टिक है, प्लास्टिक की थैलियाँ हैं, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस हैं, शीशा है आदि, जो हमने कचरा पैदा किया, ये प्रदूषित करता है पर्यावरण को 100%। क्योंकि ये क्या होता है, विघटित, यानी ये गलता सड़ता नहीं है, अतः इसके निपटाने में भी बहुत सारी समस्या आती है। कौन कौन सी समस्या उत्पन्न करेगा, चलिए देख लेते हैं। नंबर 1, यह परितंत्र के सदस्यों का ह्रास करेगा, नुकसान पहुँचाएगा, कमी लाएगा। यह जैव आवर्धन बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन से निर्मित करके उसमें वृद्धि करते हैं, यानी केमिकल सब्सटेंसेस जो है बढ़ाता है। और तीसरा, यह जल, भूमि तथा वायु प्रदूषण फैलाता है। तो ये चीज़ें जो है इससे होती है। अब इसके बाद आता है बच्चों हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 क्या बोलता है, यदि हमारे द्वारा उत्पादित सारा कचरा जैव निम्नीकरण हो तो क्या इससे हमारे पर्यावरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखिए, अगर जैव निम्नीकरण कचरा हम सारा निकालें तो यह जो है ना पर्यावरण को जो है एक बहुत कम लेवल तक प्रदूषित करेगा तो जरूर, पर बहुत ही कम। देखिए, जैव निम्नीकरण कचरा जो है एक सीमित समय तक ही पर्यावरण को प्रदूषित करता है, क्योंकि ये अंत में क्या होता है, यह गल सड़ जाएगा तो इसका नुकसान ज़्यादा नहीं होगा, एक कुछ समय तक होगा। इसके पश्चात यह नष्ट हो जाता है और समाप्त हो जाता है तथा पुनः चक्रण में भी उपयोगी होता है। तो इसके विघटन यानी डिकम्पोजिंग से वातावरण में बदबू और विषैली गैसें उत्पन्न होती हैं, पर वो कुछ समय तक होती हैं, उसके बाद वो अपने आप ठीक हो जाती हैं। ठीक है, अब चलते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 9, जो इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न है। ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि ओजोन परत की क्षति हमारे लिए चिंता का विषय क्यों है और इस क्षति को सीमित करने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं। अब आपको मैंने जब चैप्टर पढ़ाया तो ओजोन लेयर की बात की है। ओजोन क्या होता है बच्चों, ओजोन लेयर जो होती है ऑक्सीजन का ही एक अप्रूव होता है, इसमें O3 अणु होते हैं ऑक्सीजन के, जबकि परमाणु होते हैं, जबकि ये ऑक्सीजन में 2 होते हैं। अब ओजोन लेयर क्या करती है आप जानते हैं, ओजोन लेयर जो है सूर्य से आने वाली हानिकारक विकिरण जैसे परावैंगनी रेज, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस या कैंसर जो फैलाने वाली रेडिएशंस हैं, उनसे हमारी रक्षा करती हैं, उन्हें रोकती हैं पृथ्वी तक आने से। अगर ये पृथ्वी पे पहुंचेगी तो हमें स्किन कैंसर, ठीक है, हमारी त्वचा का कैंसर हो सकता है, बहुत सारी दूसरी बीमारियां हमें उत्पन्न हो सकती हैं। तो इसलिए यह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो त्वचा का कैंसर हो सकता है इसके द्वारा हमें, जो अगर ये रेडिएशन हमारे पास आ जाए। अब हमारे लिए चिंता का विषय ये इसलिए है क्योंकि यह नष्ट हो रही है, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिनका उपयोग जो है रेफ्रिजरेटर एवं अग्निशामक में होता है, ओजोन को क्षति पहुंचा रहे हैं। अब रेफ्रिजरेटर का जो कंडेंसर होता है उसमें जो है नियॉन गैस होती है, तो उसमें भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज़ होता है। ठीक है, और आपका जो अग्निशामक होते हैं उसमें भी इसका उपयोग होता है, जो हमारे फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं। तो ये क्या करते हैं, इस लेयर को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ओजोन लेयर को। तो इस की क्षति को कम करने के लिए हमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन और रासायनिक पदार्थों के उपयोग को कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। तो इसी के साथ बच्चों अभ्यास के सारे प्रश्न हो जाते हैं आपके, और मुझे उम्मीद है ये चैप्टर आपको पूरी तरह अच्छी से समझ आया होगा। तो बच्चों इसी के साथ आपका ये चैप्टर 15 हमारा पर्यावरण भी पूरा होता है, और मैं उम्मीद करता हूँ अब आप अच्छे से अपने फर्स्ट टर्मिनल की एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। अब हम अगले वीडियो में इसका अंतिम चैप्टर जो है हमारा खाद्य संसाधनों का प्रबंधन जो है चैप्टर नंबर 16 उसको पढ़ेंगे, वो भी आपका टर्मिनल फर्स्ट एग्जामिनेशन में आने वाला है। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, पढ़ें और अपने आप को सुरक्षित रखें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।